अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम साइंस 2 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस चैप्टर को कैसे और किस तरह से स्टडी करनी है। स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, बेसिकली अगर हम इसे देखें तो इसमें हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टडी करते हैं, यानी हम इसे ईवीएस के सब्जेक्ट में काउंट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमें साइंस में इसे बायोलॉजी से रिलेट करके देखना होगा। इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करनी है और यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड के लेवल पर आपको ये चैप्टर जब दिया गया है तो इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या मकसद है कि आपके जैसी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो क्या दिमाग में बातें बिठाना चाहते हैं। तो एक्चुअल में स्टूडेंट, मैं आपको ये चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर के कुछ मकसद, एम जो है वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा और फिर बाद में हम ये भी देखेंगे कि इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या क्या टॉपिक्स क्लियर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। स्टूडेंट, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट दिख रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें स्टडी करने के लिए हमारे पास 5 टॉपिक दिए गए हैं। मैं इस चैप्टर को आसान करने के लिए यहाँ पर उन टॉपिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इकोसिस्टम रिव्यू और दूसरा टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। अब अगर आपको ऐसे वर्ड सुन करके कुछ याद आ रहा होगा तो आपने इकोसिस्टम के बारे में 9th स्टैंडर्ड में कुछ चैप्टर को स्टडी किया है। एक्चुअल में 9th का जो चैप्टर आपने स्टडी किया है उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर ये चैप्टर दिया गया है। तो स्टार्ट के दोनों टॉपिक इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, ये जो दोनों टॉपिक हैं इसमें हमें इकोसिस्टम क्या होता है और इन्वायरमेंट क्या होता है और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसे समझाने की कोशिश की गई है। और इस दोनों टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे। एक्चुअल में हम वो कंक्लूड करेंगे, टेक्स्ट बुक के पार्ट में ये नहीं दिया गया है। मैं कुछ इस तरह से इन दोनों टॉपिक को कंक्लूड करूँगा कि इन दोनों टॉपिक की वजह से ह्यूमन बीइंग आज कैसे सरवाइव कर रहा है। तो हम वहाँ पर इस दोनों टॉपिक को ख़त्म करने के बाद ह्यूमन बीइंग से इन दोनों टॉपिक का रिलेशन भी देखेंगे। तो दोनों टॉपिक को ख़त्म करने के बाद बाकी के जो 3 टॉपिक हैं इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये 3 टॉपिक तकरीबन एक ही यूनिट में आ जाते हैं। मतलब कि एक बार हम इकोसिस्टम इन्वायरमेंट को स्टडी कर लें तो उसके बाद इस इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व करना ज़रूरी है और अब तक हमने कंजर्व करने के लिए हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, हमने क्या क्या काम किए हैं और आगे फ्यूचर में हमें क्या काम करने चाहिए, इन सारे टॉपिक्स को आगे के इन दोनों टॉपिक में दिखाया गया है। 5वां जो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये टॉपिक वो है जो आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन लेकर के आएगा। अब इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे वर्ल्ड में कौन से प्लेसेस हैं या कौन सी जगहों पर हम ये देखते हैं कि अब भी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है और ऐसे ही प्लेसेस को हॉटस्पॉट का नाम दिया गया है। तो कुछ इंफॉर्मेटिव टॉपिक हो गए 5वें वाले टॉपिक के अंदर। तो इस तरह से इन 5 टॉपिक को मैंने यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। अब एक बार फिर मैं ये आपको रिपीट कर दूं कि हमें चैप्टर क्यों पढ़ना है, इस चैप्टर का मकसद क्या है, हम क्यों ऐसे चैप्टर स्टडीज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ऐसे चैप्टर में कोई ब्रीफ या बॉडी के अंदर का कोई डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इस चैप्टर में हमें अपने सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में स्टडी करना होता है और वो सराउंडिंग की चीज़ें हमसे कैसे रिलेटेड होती हैं उसको समझ करके उनको प्रिजर्व करना होता है और ताकि इस वर्ल्ड में, इस अर्थ प्लैनेट के ऊपर हम सरवाइव कर सकें। तो यही बातें गवर्नमेंट आप जैसे बच्चों की
उम्र जो होती है, जिन्हें हम छोटे बच्चे कहते हैं, इनके दिमाग में ये बातें वो ज़रूर बिठाना चाहेंगे ताकि जब वो बड़े हो जाएं तो हमारे इन्वायरमेंट के बारे में भी सोच सकें। मैं ये उम्मीद करूं कि आपको इस चैप्टर का मकसद क्या है, एम क्या है, या इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट स्टार्ट के दोनों टॉपिक मिलते जुलते हैं, दोनों टॉपिक को हम यहाँ साथ में स्टार्ट करेंगे। इकोसिस्टम अ रिव्यू। स्टूडेंट, शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अपने पेज पे बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं, जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर जो है आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं और वो उन्हीं को रिकॉल करने के लिए कह रहा है। इनकेस अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर समझ में नहीं आए तो आपके पास जो नोट्स आपको यानी कि डाइजेस्ट जो आपको यहाँ क्लासेस से मिली हुई है, उसके स्टार्टिंग के पेजेस में जाकर के आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को देख सकते हैं। और एक बार अगर आपको इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में समझ में आ जाता है तो इनके आंसर्स भी आपको याद हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस ना करते हुए हम अपने पहले टॉपिक इकोसिस्टम रिव्यू को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। तो बच्चों, अगर आप जैसे कि ये टॉपिक सुन रहे हैं या देख रहे हैं इकोसिस्टम, तो दिमाग में सबसे पहले फिर वही क्वेश्चन आता है कि ये इकोसिस्टम होता क्या है, या किस बारे में हम पढ़ रहे हैं, या अगर हम रिव्यू ले रहे हैं, हम उस बारे में कुछ सुनना चाहते हैं या उस बारे में कुछ हम रिकॉल करना चाहते हैं, तो ये है क्या, इकोसिस्टम होता क्या है, ये पहला क्वेश्चन दिमाग में उभरता है। तो आइए इकोसिस्टम को कवर करते हैं। इकोसिस्टम को मैं कुछ इस तरह से समझा सकता हूँ कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ जो भी बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर, अब बायोटिक फैक्टर उसे कहते हैं जो लिविंग होते हैं और अबायोटिक फैक्टर उसे कहा जाएगा जो नॉन लिविंग होंगे। तो ये दोनों भी फैक्टर जब हमारे चारों तरफ होते हैं और इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन चलता है। अब ये इंटरेक्शन इसलिए चलता है ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। तो हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में जो भी बायोटिक फैक्टर होते हैं या अबायोटिक फैक्टर होते हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे चारों तरफ जो बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में कंटिन्यूसली इंटरेक्शन होते रहता है और इसी इंटरेक्शन के फॉर्मेशन की वजह से जो सिस्टम डेवलप होता है उसको इकोसिस्टम का नाम दिया जाएगा। तो हम कुछ इस तरह से पहले लाइन में भी देख सकते हैं पैराग्राफ के, इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इंटरैक्शंस विथ ईच अदर। स्टार्ट की 2 लाइन में उसे यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था कि इकोसिस्टम होता क्या है, तो आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में हम एक तालाब देख रहे हैं। मान लेते हैं कि चलो ठीक है, हमने एक छोटा सी पॉन्ड देखा, तालाब। अब उसके अंदर बायोटिक फैक्टर भी होंगे और अबायोटिक फैक्टर्स भी होंगे। बायोटिक फैक्टर्स मतलब जो लिविंग होंगे और अबायोटिक जो नॉन लिविंग होंगे। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा और उस पॉन्ड का जो सिस्टम है वो कंटिन्यूसली चलते रहता है जब तक वहाँ कोई चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होती। तो उस पॉन्ड के सिस्टम को इकोसिस्टम कहा जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इकोसिस्टम छोटे छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट से लेकर के एक लार्ज लेवल पर भी होता है। अगर हम पॉन्ड के एग्जाम्पल को लें तो वो एक छोटा इकोसिस्टम हो जाता है। अगर हम पूरे सिटी के एग्जाम्पल को लें तो वो एक बड़ा इकोसिस्टम हो जाता है। अगर मैं एक फिश टैंक का एग्जाम्पल लें, मान लें कि मेरे घर में एक फिश टैंक है और उस फिश टैंक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में मैंने फिशेस को रखा हुआ है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में मैंने टर्टल्स को भी रखा हुआ है। साथ में बहुत सारे अबायोटिक फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि उसके अंदर होते हैं सीनरी को क्रिएट करने के लिए कुछ स्टोन्स होते हैं और भी दूसरी चीज़ें होती हैं। तो इनके बीच में कंटिन्यूसली इंटरेक्शन चलता है और फिश टैंक का जो इकोसिस्टम है वो रनिंग होता है या बनता है। तो फिश टैंक एक इकोसिस्टम हो गया अपने आप में। पॉन्ड का जो एग्जाम्पल लिया गया वो एक इकोसिस्टम हो गया अपने आप में। या अगर हम कह सकते हैं कि फार्मिंग जो होती है, खेती बाड़ी जिसे कहा जाता है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पैडी फील्ड का। पैडी फील्ड का मतलब होता है धान के खेत, चावल के खेत जिसे कहा जाता है। तो पैडी फील्ड के अंदर आप एग्जाम्पल लेंगे तो वहां पर भी अपने आप में एक इकोसिस्टम ग्रो होता है। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर बहुत से एग्जाम्पल देखे। पॉन्ड का एग्जाम्पल देखा,
हमने फिश टैंक का एग्जाम्पल देखा और पैडी फील्ड का एग्जाम्पल देखा। ये स्मॉल स्मॉल यूनिट होते हैं इकोसिस्टम के। इन स्मॉल स्मॉल यूनिट से मिलकर के ही हमारा लार्जेस्ट इकोसिस्टम जैसे कि प्लैनेट अर्थ का बनता है, जिसे हमने पहले देख चुका है। तो इस तरह से इकोसिस्टम होता है। मैं एक बार फिर बता दूं, आप अपने सराउंडिंग में एक छोटे से हिस्से को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो खुद अपने आप में एक स्मॉल यूनिट होगा इकोसिस्टम का। तो यहाँ मैंने कोशिश की है कि इकोसिस्टम क्या होता है उसे समझाने की। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, उसके बाद हम उसका डेफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे। इकोसिस्टम बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के इंटरेक्शन से मिलकर के बनता है। समझ में आया? इकोसिस्टम बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के इंटरेक्शन से मिलकर के बनता है। अब वो इकोसिस्टम स्मॉल यूनिट्स में भी हो सकते हैं और लार्जेस्ट यूनिट में भी हो सकते हैं। स्मॉल यूनिट के एग्जांपल हमने ऑब्जर्व किए, पैडी फील्ड का एग्जांपल देखा, हमने फिश टैंक का भी एग्जांपल लिया, हमने पॉन्ड का भी एग्जांपल लिया और इसी तरह से हमने पूरे सिटी का भी एग्जांपल लिया था। हम एक फॉरेस्ट का भी एग्जांपल ले सकते हैं, एक लार्ज बड़ा फॉरेस्ट का भी एग्जांपल हम इकोसिस्टम में कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह से छोटे 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 इकोसिस्टम से मिल करके हमारा लार्जेस्ट इकोसिस्टम बनता है, जिसे हम अर्थ के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इकोसिस्टम क्या चीज है आपको समझ में आया होगा। आइए उसके डेफिनेशन को देखने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, इकोसिस्टम की डेफिनेशन हमने यहाँ पर पेज नंबर 38 के सेकेंड पैराग्राफ, आप अपनी टेक्स्ट बुक पे जाइए, पेज नंबर 38 निकालिए और उसके सेकेंड पैराग्राफ की थर्ड वाली लाइन को ऑब्जर्व कीजिए। आपको कुछ हद तक इकोसिस्टम का डेफिनेशन समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑक्यूपाइंग अ डेफिनाइट जियोग्राफिकल एरिया। मैंने बताया था ना कि छोटे यूनिट में भी हो सकता है और बड़े यूनिट में भी हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं और जब वो साथ में रहेंगे तो इनके बीच में क्या होगा? इंटरेक्शंस होगा। तो इन सारे इंटरेक्शंस को कलेक्टिवली समझ करके हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे। एक बार आप टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में इसे रीड कर लीजिए। Biotic and abiotic factors occupying a definite geographical area and their interactions collectively constitute the ecosystem। तो यहाँ पर हम इकोसिस्टम के डेफिनेशन को देख सकते हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इकोसिस्टम एक्चुअल में क्या चीज़ होती है और उसका डेफिनेशन क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप किसी को भी इकोसिस्टम समझा सकते हैं। स्टूडेंट, इकोसिस्टम को समझने के बाद अब हम देखते हैं कि इकोसिस्टम में जो भी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने कहा था ना कि उनके बीच में इंटरेक्शंस होता है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम फूड चेन को समझे, जैसे कि हमने 9th स्टैंडर्ड में बहुत सारी फूड चेन को ऑब्जर्व किया है, इस वक्त अगर आप अपनी स्क्रीन पे ही एक फूड चेन को देख सकते हैं, तो इस फूड चेन से ही हम इकोसिस्टम में हर एक बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के इंपॉर्टेंट को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस फूड चेन में प्रोड्यूसर जो है, यानी जो ग्रास है, जो सनलाइट और वाटर को यूज़ करके अपना फूड खुद तैयार करते हैं, जिसे हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, उन प्रोड्यूसर्स को ईट करके ग्रासों पर प्राइमरी कंज्यूमर का काम करते हैं। अब उन प्राइमरी कंज्यूमर पे कौन डिपेंड है? फ्रॉग डिपेंड है, जिसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर पे कौन डिपेंड है? स्नेक डिपेंड है, जिसे हम टर्शियरी कंज्यूमर का नाम देंगे। अब स्नेक को कौन खाता है? ईगल या हॉक, वो स्नेक के जैसे एनिमल्स पे डिपेंड करता है, तो इसे हम एपेक्स कंज्यूमर के नाम से जानेंगे। इसके बाद अगर इन सारे एनिमल्स में से कोई भी लेवल पर, किसी भी ट्रॉपिक लेवल के ऊपर सारे एनिमल्स में से किसी की भी डेथ हो जाती है, तो उसे डिकम्पोज करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसे हम कुछ कंसिडर ही नहीं करते, उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो हर डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करके सारे जो न्यूट्रिएंट्स और जितने भी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उन्हें वापस से इन्वायरमेंट में रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हर एक ट्रॉपिक लेवल पर अपने अपने काम के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंट होता है। तो हम किसी भी इकोसिस्टम में ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी के ऑर्गेनिज्म को हम इंपॉर्टेंट ना दें, तो हम उसे कंप्लीटली इकोसिस्टम नहीं कह सकते। तो स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल से आपको इकोसिस्टम में
आने वाले हर एक ऑर्गेनिज्म की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट हमारे इस पैराग्राफ में है, आइए हम इसे जल्द से जल्द रीड करके देखते हैं। इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ईच फैक्टर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। हम सब जानते हैं कि हर एक फैक्टर का अपना एक अलग इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट, उनका अलग इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर, उनका जनरेशन कैसे ग्रोथ करेगा या उनकी क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी। तो हर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। Herbivores like deer, goats, sheep, cattle, horses, camel, etc. feeding upon producers are also important. अगर ये herbivores जो एनिमल्स है ये नहीं होंगे तो प्रोड्यूसर्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हमें इस अर्थ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हर एक का अपना इंपॉर्टेंट होता है। Predators like lion and tiger which prevent the overpopulation of herbivores are also equally important. अब प्रीडेटर्स जो होते हैं, जो हमारे गोट, शीप और ये जो दूसरे हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं। तो उन प्रीडेटर्स जैसे कि लायन और टाइगर का एग्जांपल यहाँ दिया गया है, इनका भी एक अपना अलग ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो हर्बीवोरस को कौन खाएगा? अगर ये हर्बीवोरस को नहीं खाएंगे तो हर्बीवोरस की क्वांटिटी इतनी बढ़ जाएगी कि हमें दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए जगह मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो a question may arise in our mind that whether the caterpillars found in nature, जो caterpillar होता है ना नेचर के अंदर, organism present in the filthy places, जो गंदी जगह पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो टर्माइट्स, जिसे हम दीमक भी कह सकते हैं, यानी लकड़ी के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो, इंसेक्ट प्रेजेंट इन डंग, डंग का मतलब आप काउडंग का एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं कि जैसे कि गोबर में किस तरह से कीड़े होते हैं, आर रियली यूजफुल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चलो ठीक है, हमने हर्बीवोरस को इंपॉर्टेंट दिया, हमने कार्निवोरस को इंपॉर्टेंट दिया है और हमने प्रोड्यूसर्स को इंपॉर्टेंट दिया है, हमने बायोटिक फैक्टर को इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, हमने अबायोटिक फैक्टर को भी इंपॉर्टेंट दिया। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो हमारी लाइफ के अंदर सामने से इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, लेकिन क्या वो वाकई में इतने इंपॉर्टेंट है या यूजफुल है? जैसे एग्जांपल में क्या क्या था, कैटरपिलर्स का एग्जांपल था। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो फिल्थी प्लेसेस, जो गंदी जगह होती हैं, जिसे हम कीचड़, मिट्टी या गटर की जगह कह सकते हैं, वहाँ पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या इंपॉर्टेंट है। टर्माइट्स जो लकड़ी में होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है। ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फिल्थी प्लेसेस, टर्माइट, इंसेक्ट प्रेजेंट इन काउ डंग आर रियली यूजफुल। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब आप बताने की कोशिश करिए क्या क्या ये वाकई में यूजफुल होते हैं। तो ये यूजफुल होते हैं। इकोसिस्टम के अंदर का एक भी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर उतनी ही इंपॉर्टेंट रखता है जितने हमारे मेन एनिमल्स होते हैं, चाहे वो छोटे एनिमल्स हो या बड़े एनिमल्स हो। तो हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इन्हें इग्नोर कर दें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो क्या आपको लगता है कि दैट ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है उसे डिकम्पोज करने के लिए कोई दूसरा आएगा? अरे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं जो डर्टी प्लेसेस को डिकम्पोज करके क्लीन करने का काम करते हैं। हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम इनका ही होता है। अगर वो इकोसिस्टम में एक्टिव पार्ट में नहीं रहेंगे तो आपको लगता है कि इकोसिस्टम वेल फंक्शन होगा? नहीं ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि इकोसिस्टम क्या है और उसके अंदर प्रेजेंट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारे मेन एनिमल्स की होती है। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। However, those organisms are also important, though they are dirty. वो छोटे होते हैं, गंदे होते हैं, लेकिन उनकी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितने दूसरे ऑर्गेनिजम्स की। They are responsible for cleaning the environment. ध्यान से सुनिए, they are responsible. हम क्या है? हम जैसे लोग तो इन्वायरमेंट को गंदा करने का काम करते हैं। हम जैसे लोगों का मतलब मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ। तो ह्यूमन बीइंग का काम ये होता है कि उसे अपने सराउंडिंग को क्लीन कर लिया और बाकी दूर दराज में क्या चल रहा है, कितनी गंदगी है, वो उस पर ध्यान नहीं देता। तो उन सारे गंदगी को क्लीन करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है ना? डेड बॉडीज को डिकम्पोज करने का काम कौन कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर डेड बॉडीज डिकम्पोज नहीं हो, चाहे वो प्लांट की डेड बॉडी हो या एनिमल की डेड बॉडी हो, आपको लगता है कि दूसरे डेड बॉडीज जब वो डेड हो जाएंगे तो उनको जगह मिलेगी? हर तरफ गंदगी फैल जाएगी, हर तरफ डिजीजेस होंगी। तो उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इस तरह से इस पैराग्राफ में आपको इकोसिस्टम के हर एक फैक्टर की इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश की गई है। इट मीन्स, सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं, इट मीन्स दैट आवर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू दीज फैक्टर्स प्रेजेंट अराउंड अस, हेंस वी शुड केयर फॉर दोज फैक्टर्स। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये ऑर्गेनिजम्स ना हो, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म की वजह से ही हमारा एग्जिस्टेंस है, ह्यूमन बीइंग इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आप इमेजिन करें कि कुछ सालों के लिए डेड ऑर्गेनिजम्स को डीकम्पोज करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो स्ट्राइक पे चले जाए, तो हर तरफ क्या दिखेगा आपको? प्लांट की डेड बॉडीज, एनिमल की डेड बॉडीज, हर तरफ बदबू, गंदगी, चारों तरफ यही फैला रहेगा। तो उसे कोई ना कोई तो क्लीन करेगा ना, है ना? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर वो हैं तो हम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर वो नहीं होते तो इतनी डिजीजेस होती तो हम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इस पूरे पैराग्राफ में इकोसिस्टम का कुछ हद तक समझाने की कोशिश की गई है। मैं रिवाइज करके आगे बढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। इकोसिस्टम को समझाने की कोशिश की गई है कि लिविंग और नॉन लिविंग, जिसे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के इंटरेक्शन से समझाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट हर एक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो माइक्रो लेवल पर हो या मैक्रो लेवल पर हो, हर एक का अपना इंपॉर्टेंट होता है और इन्हीं के प्रेजेंट होने की वजह से ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस इस अर्थ पे बना हुआ है। तो यहाँ हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यस, बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम वी सर्वाइव। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक इकोसिस्टम रिव्यू, हमने उसे देखा और समझने की कोशिश की है कि इकोसिस्टम एक्चुअल में क्या होता है। आप इस वक्त स्क्रीन पे फ्लो चार्ट देख रहे हैं, मैं ये उम्मीद करूँ कि आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ भी डिफिकल्टीज होती है तो आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को देखने के लिए अपनी नोट्स का यूज़ करिए और उसको भी रेफर करिए। वो आपको रखने के लिए नहीं दी गई है, उसको यूज़ करिए और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को समझिए। फ्लो चार्ट भी आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ हद तक अगर हम कोशिश करें तो इकोसिस्टम में अबायोटिक कंपोनेंट लिखा हुआ है, तो राइट हैंड पे क्या आएगा? फिर बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अबायोटिक कंपोनेंट्स में अगर फिजिकल फैक्टर है तो इस तरफ क्या होंगे? केमिकल फैक्टर होंगे। अगर हम पिंक कलर के बॉक्स में देखें, ऑटोट्रॉपिक भरा हुआ है पहले से, तो इस वाले बॉक्स में क्या आएगा? हेटेरोट्रॉपिक आएगा। इस तरह से हम आगे भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। ध्यान से सुनिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप। अब हमें यहाँ पर इस टॉपिक का आंसर ढूंढना है। दिमाग में फिर वही सवाल आता है ना, रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। तो आप सोच रहे होंगे कि हाँ भाई, क्या रिलेशनशिप होता है इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के बीच में? तो कंक्लूड करते हैं, इतना तो हम पढ़ चुके हैं, तो उससे हम इस टॉपिक का डायरेक्टली आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, इकोसिस्टम को मैंने क्या कहा था कि छोटे छोटे यूनिट लेवल पर भी इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है। आप इस बारिश के सीजन में देख रहे हैं कि आपके घर के पास कहीं एक बड़ा सी खड्डा हो गया है जिसमें पानी जमा हो गया है, और कुछ महीनों तक उसमें अगर पानी है तो वहाँ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे जो उस वाटर के अंदर डिपेंड होंगे, और वहाँ फिशेस भी हो सकती हैं। उसके बाद फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे और कंप्लीट एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। तो एक छोटे लेवल पर इकोसिस्टम बढ़ते 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 लार्ज लेवल पर पहुंच जाता है, और वो लार्जेस्ट लेवल पर पहुंच करके क्या बनाता है? अर्थ का सिस्टम बनाता है। अब इकोसिस्टम हम समझ गए हैं और इन्वायरमेंट देखना है। तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट क्या होता है? जो भी हमारे सराउंडिंग में है, जैसी भी कंडीशन, चाहे वो बायोटिक फैक्टर का हो या अबायोटिक फैक्टर हो, सारी चीज़ों को कंबाइनली हम क्या कहेंगे? इन्वायरमेंट कहेंगे। आइए यहाँ पर इन्वायरमेंट का डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। इकोसिस्टम आप समझ चुके हैं, इन्वायरमेंट समझ लेंगे, उसके बाद हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 37 पे जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, अगर आप इसे रीड करेंगे तो वहाँ इन्वायरमेंट की डेफिनेशन बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में दी गई है। इन्वायरमेंट इज द कंडीशन इन सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में जो कंडीशन है उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो अब इस इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में क्या रिलेशन है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर आपको यहाँ नहीं मिलेगा। आप 38 वाले पेज पे चले जाएंगे, वहां पर भी इसका आंसर नहीं मिलेगा। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि इसका मकसद हमको समझना होता है। तो स्टूडेंट, हम इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से ढूंढ सकते हैं कि छोटे छोटे इकोसिस्टम से मिल करके ही इन्वायरमेंट डेवलप होता है। आंसर समझ में आया?
देखिए इकोसिस्टम स्मॉल स्मॉल यूनिट में होता है और इन्वायरमेंट हमारे सराउंडिंग में जैसी भी कंडीशन है उस पूरी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट कहेंगे। अब वो फिजिकल कंडीशन भी है, उसमें केमिकल कंडीशन में भी है, बायोलॉजिकल कंडीशन भी है। समझ में आ रहा है? तो कलेक्टिवली इन सारे कंडीशंस को मिला करके हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। अब ये इन्वायरमेंट बनता किन से है, तो छोटे छोटे स्मॉल स्केल पे जो इकोसिस्टम डेवलप होते हैं, पॉन्ड का इकोसिस्टम है, पैडी फील्ड का इकोसिस्टम है, लेक का इकोसिस्टम है, या अगर आप अभी बारिश के टाइम पे देख सकते हैं कि कहीं पे पानी ज़्यादा जमा हो गया है तो वहाँ पर एक इकोसिस्टम हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से प्लांट्स आ चुके हैं तो उन प्लांट्स के अंदर एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम मिल करके ही किसको डेवलप करेंगे, बोलिए, एनवायरनमेंट को डेवलप करेंगे। तो मैं ये रिलेशनशिप का आंसर कुछ इस तरह से ढूंढ सकता हूँ कि स्मॉल स्मॉल इकोसिस्टम कंबाइंड अ एनवायरनमेंट, छोटे छोटे इकोसिस्टम से मिलकर के ही क्या बनता है, एनवायरनमेंट बनता है। और अगर इकोसिस्टम परफेक्ट वे में चल रहा है तो हमारा एनवायरनमेंट भी परफेक्ट वे में फंक्शन करेगा और उससे हमें कोई हार्म नहीं होगा। तो यहाँ मैं कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट का रिलेशन कैसे है। समझ में आया आपको? एक बार फिर रिपीट कर दूं, स्मॉल स्मॉल इकोसिस्टम जो होते हैं यूनिट लेवल पर, उन सारे इकोसिस्टम को कंबाइन करके हमारे सराउंडिंग में जो सिचुएशन क्रिएट होती है, ऐसी ही कंडीशन को या सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। और उस एनवायरनमेंट में अगर सारे इकोसिस्टम परफेक्ट वे में फंक्शन कर रहे हैं तब मैं ये कह सकता हूं कि हमारा एनवायरनमेंट भी परफेक्टली फंक्शनिंग कर रहा है और उससे हमें कोई हार्म नहीं होगा। तो यहाँ मैंने कंक्लूड किया। आइए एनवायरनमेंट के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन देखते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन आपके इसी पैराग्राफ में नीचे की तरफ भी दी गई है कि environment includes many biotic, abiotic, natural and artificial factor. There are two main types of environment. याद रखिएगा, कभी ये फिलअप मैचअप में आ सकता है कि दो मेन टाइप के environment होते हैं, one is natural environment and other is artificial environment. अब हम सब जानते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्या होता है। नेचुरल इन्वायरमेंट में बायोटिक फैक्टर होंगे और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में हमारे पास अबायोटिक फैक्टर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ हम ये देख रहे थे कि इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में क्या रिलेशन है, तो मैंने उसे कंक्लूड कर चुका हूँ। एक बार आप उसे फिर से रिपीट करके देख सकते हैं कि छोटे छोटे इकोसिस्टम से मिल करके ही इन्वायरमेंट डेवलप होता है और अगर सारे इकोसिस्टम वेल फंक्शनिंग है तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या होगा, बैलेंस होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में ये रिलेशनशिप है कि ये इन्वायरमेंट को बैलेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इकोसिस्टम पर होती है। इकोसिस्टम अगर सही तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है तो इन्वायरमेंट बैलेंस होगा और बैलेंस इन्वायरमेंट से हमें कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि हम यहाँ सर्वाइव करते रह सकते हैं। इसी चीज़ को आप यहाँ पर ब्लू कलर के बॉक्स के ऊपर के 3 लाइन में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। Environment balance is maintained through continuous operation of various natural cycles like water cycle, carbon cycle, gaseous cycle like nitrogen cycle, oxygen cycle, etc. तो इन्वायरमेंट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे साइकिल चलते हैं और ये जो नेचुरल साइकिल्स होते हैं ना, ये एक्चुअल में अपने आप में एक इकोसिस्टम को डेवलप करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इकोसिस्टम की वजह से ही अगर इकोसिस्टम बैलेंस है तो हमारा इन्वायरमेंट भी बैलेंस होगा और इन्वायरमेंट को बैलेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जा रही है, इकोसिस्टम पे। अब इकोसिस्टम को क्रिएट कौन कर रहा है, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने सराउंडिंग को क्लीन रखें ताकि इन्वायरमेंट बैलेंस रहे और हम आसानी के साथ यहाँ पे सरवाइव कर सकें। तो स्टूडेंट, इन्हीं स्टेटमेंट के साथ या इसी मैसेज के साथ यहाँ हमारे स्टार्ट के दोनों टॉपिक, इकोसिस्टम रिव्यू और रिलेशनशिप वाले टॉपिक को मैं यहाँ फिनिश कर रहा हूँ। आप इस ब्लू कलर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस तरह से ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो टोटली इम्पॉसिबल है विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर, तो आप उसे रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आइए स्टूडेंट, हम इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट यानी कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट और उनके रिलेशनशिप को समझने की कोशिश की और उसके थ्रू क्या मैसेज मिलता है उसे भी हमने अपने तौर पर समझने की कोशिश की। मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं कि मैसेज को समझने की कोशिश की है क्योंकि ऐसे मैसेजेस डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में नहीं लिखे होते, इसे हमें कंक्लूड करना पड़ता है।
तो स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर याद करना, मार्क्स ले लेना वो अलग चीज़ है। मैं कुछ चैप्टर को कुछ इस तरह से पढ़ाता हूँ कि हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चैप्टर से हमें वो भी सीखने का मौका मिले। तो आइए हम अपने आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। अब ये टॉपिक तो है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी कि किस तरह से इन्वायरमेंट को कंजर्व करना चाहिए। तो हम ये सोच रहे होंगे कि इस टॉपिक में हमें इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर के बहुत सारे पॉइंट्स लिखे होंगे, लेकिन स्टूडेंट इस टॉपिक में हम पहले डायरेक्टली उन पॉइंट को डिस्कस नहीं करेंगे कि इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व करना है, बल्कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन्वायरमेंट किन किन फैक्टर्स के थ्रू वो पॉल्यूटेड होता है। तो आइए, टॉपिक कुछ और है और हमें यहाँ समझना कुछ और है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। लेकिन पहले ये समझना है कि वो इन्वायरमेंट इम्बैलेंस किन किन फैक्टर्स की वजह से होता है और उसके बाद हमारी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहाँ अगर हम देखें हमारे इस इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के पहले पैराग्राफ में, जो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस के बाद दिया गया है, यहाँ पे हम कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि एक्चुअल में इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस क्या होता है। व्हेन सम नेचुरल फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड सम आर्टिफिशियल पॉल्यूटेड फैक्टर्स harm the environment, it creates imbalance between various factors of the environment and ultimately affects the existence of biotic factor। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई नेचुरल फैक्टर हो या आर्टिफिशियल पॉल्यूटेड फैक्टर हो, अगर इन्वायरमेंट को वो हार्म करता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है और वो इम्बैलेंस अल्टीमेटली बायोटिक फैक्टर के एग्जिस्टेंस पे अफेक्ट करता है, और बायोटिक फैक्टर में हम भी इंक्लूड होते हैं। मैं इन शॉर्ट ये कह सकता हूं कि अगर हमारे ही एक्टिविटीज़ की वजह से या दूसरे किसी भी फैक्टर की वजह से इन्वायरमेंट इम्बैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं हम सफ़र करते हैं, कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम होती है और हमारे एग्जिस्टेंस पे भी सवाल खड़ा हो जाता है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे प्रॉब्लम इन्वायरमेंट से रिलेटेड आजकल न्यूज़ में आते रहते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ऐसे बड़े बड़े इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम आपको सुनने में आ रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि इन्हीं इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने के लिए और कौन से फैक्टर हो सकते हैं। यहाँ फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट, कुछ नेचुरल भी होते हैं, कुछ मैनमेड भी होते हैं, दोनों से इन्वायरमेंट के बैलेंस को इम्बैलेंस किया जा सकता है। अब जो नेचुरल है, अर्थक्वेक है और फ्लड्स है, इनसे तो चलो ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा इन पे कोई ऐसा कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जो मैनमेड है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, अर्बनाइजेशन है, इन पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए और इनको सिस्टमेटिक तरीके से प्लान करके सारी चीज़ें की जानी चाहिए ताकि इन्वायरमेंट इम्बैलेंस ना हो, और बैलेंस रहेगा तो हम आसानी से इस अर्थ पे सरवाइव कर सकते हैं। हमारे एग्जिस्टेंस पे जो सवाल खड़ा है, जो क्वेश्चन मार्क है, वो भी सॉल्व हो सकता है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे जो पैराग्राफ देख रहे हैं वो वही इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ पैराग्राफ है, और हम स्क्रीन पे 2 इमेज भी देख रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग में हमारी ही एक्टिविटीज़ की वजह से किस तरह से इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो हम यहाँ देखने की कोशिश भी करते हैं कि एक्चुअल में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है। अननेसेसरी और अनएक्सेप्टेबल चेंज होता है सराउंडिंग के अंदर, अब वो नेचुरल इवेंट्स के थ्रू हो या दूसरे मैनमेड एक्टिविटीज़ के थ्रू हो, तो जो भी अननेसेसरी अनएक्सेप्टेबल चेंज होगा हमारे सराउंडिंग में, उसकी वजह से जो कंडीशन क्रिएट होगी, ऐसी कंडीशन को हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का नाम देते हैं। अब हम देख सकते हैं कि उनमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब आप जानते होंगे कि कम टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का बढ़ जाना, जैसे कि पिछले कुछ 70-80 सालों में ये चीज़ें हमने देखने में आई हैं। फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत रैपिड इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होना कम टाइम पे, मतलब बिना किसी प्लानिंग के बस इंडस्ट्रीज़ बनाए जा रहे हैं, उससे जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है उससे हमारा इन्वायरमेंट इम्बैलेंस होता है। एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है कि बिना सोचे समझे या बिना फ़र्क किए यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमने सोचा ही नहीं, हमने कुछ फ़र्क ही नहीं किया, बस जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें ऊपर वाले ने गिफ्ट किया है हम उसे बिना फ़र्क के साथ बस यूज़ किए जा रहे हैं। तो वो इनडिस्क्रिमिनेट यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन का एग्जांपल है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है,
अनप्लान आप समझ रहे होंगे, बिना प्लान के शहरों का बसाना, ये सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं जिनकी वजह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट होता है। अब स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको टॉपिक बताया था कि नाम है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का, लेकिन इसमें हमने क्या स्टडी किया पहले कि इन्वायरमेंट किस तरह से पॉल्यूटेड होता है और उसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इन सारे फैक्टर्स की वजह से अगर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट होता है तो हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे कंजर्व करें ताकि हम इस अर्थ पे सरवाइव कर सकें। तो स्टूडेंट, ये हमारा तीसरा टॉपिक था इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का। ऐसे टॉपिक हमने अपने लोअर स्टैंडर्ड में भी स्टडीज़ किए हैं, इन्वायरमेंट को कंजर्व किस तरह से किया जाएगा। तो इस टॉपिक में हमने कंजर्वेशन की पॉइंट्स तो नहीं देखे, लेकिन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैसे क्रिएट होता है, उनके फैक्टर्स क्या थे रिस्पॉन्सिबल, वो उन्हें ऑब्जर्व किया। और फिर आगे के टॉपिक्स में हम ये कोशिश करेंगे कि हम वो पॉइंट्स पढ़ें जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन जो है वो नीड ऑफ इन हार है, मतलब वक्त की ज़रूरत है, और अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो फिर हमको इस अर्थ पे रहने का भी कोई राइट नहीं बनता। तो स्टूडेंट, आगे के टॉपिक अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन क्यों ज़रूरत है, और इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए हमने, गवर्नमेंट ने और सोसाइटी ने कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार किए हैं, उन सब के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर शॉर्ट में ख़त्म करना चाहूँगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।